गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं और इसमें और प्रोमाइजरी नोट पे क्या डिफरेंसेस हैं। तो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम बात करें, हालांकि इन्होंने अपने जो भी इन्होंने लिखा है उसके हिसाब से सिर्फ सीधे पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हो। जैसे अगर प्लेस के बेसिस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बांटें तो दो टाइप होते हैं, यानी कि जगह के आधार पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं। एक है इनलैंड बिल और एक है फॉरेन बिल। इनलैंड बिल का मतलब होता है जो एक ही कंट्री की बाउंड्री में लिखे जाते हैं, मतलब जहाँ डेटर और क्रेडिटर सेम कंट्री में रिजाइड करते हैं, रहते हैं। ठीक है, अगर एक ही कंट्री में रहते हुए एक पर्सन दूसरे पर्सन जो जो उसी कंट्री का ही निवासी है उस पर उसकी लिए बिल लिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इनलैंड बिल है। ठीक है, लेकिन जो जगह के आधार पर, प्लेस के बेसिस पर दूसरा जो बिल है दैट इज़ फॉरेन बिल। फॉरेन बिल में क्लियरली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों पर्सन में से एक पर्सन अलग कंट्री में रहता है। मान लीजिए एक पर्सन इंडिया में रहता है तो दूसरा पर्सन किसी और कंट्री में रहता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि डेटर अलग कंट्री का है, क्रेडिटर अलग कंट्री का है। ठीक है, तो अगर क्रेडिटर इंडिया में रहता है और वो जो दूसरे कंट्री के डेटर पर बिल लिखता है दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन वो फॉरेन बिल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे बिल में ख़ास बात ये होती है कि इस बिल की 3 कॉपी बनाई जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए जैसे, और वो तीनों कॉपीज़ अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीक़ों से डेटर के पास भेजी जाती हैं। तो हालांकि फ़र्स्ट कॉपी पे अगर वो एक्सेप्ट कर देता है, ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट भी करना है। जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर डेटर क्रेडिटर को ये ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने का बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए, तो जब तक डेटर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता देन तब तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 कॉपीज़ बनाई हैं उसमें से जो फर्स्ट कॉपी उसको जाएगी किसी भी तरीके से, चाहे वो बाय पोस्ट जाए या जैसे भी जाएगी, तो फर्स्ट कॉपी के एक्सेप्ट करते ही बाकी की दोनों कॉपीज़ ऑटोमेटिकली इनवैलिड या एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मान लीजिए अगर पहली कॉपी लॉस्ट हो जाती है देन दूसरी कॉपी से काम, अगर दूसरी कॉपी भी गुम हो जाए किसी ना किसी वजह से तो तीसरी कॉपी से काम चल जाए। अब हालांकि अब ये मत सोचिएगा कि अगर तीसरी भी गुम हो जाए तो क्या होगा, तो फिर तो नए सिरे से बिल ही लिखना होगा। ओके, और इस बिल में एक बात और भी है कि वो 2 बार उस पर स्टैंप लगेगी, एक तो आपके कंट्री की, यानी कि एक इस कंट्री की और एक जो दूसरा कंट्री है उसकी। ठीक है, और ये आप देख सकते हो स्पेसिमेन है इस बिल का। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखा गया है, स्टैम्प है, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे जगह का नाम है जहाँ बिल लिखा गया, यानी दिल्ली में लिखा गया था और 31 जनवरी 2006 को, और स्टेटमेंट दे रखी है 60 डेज़ आफ्टर साइट ऑफ दिस फर्स्ट बिल। फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, और ब्रैकेट में लिखा गया है सेकंड एंड थर्ड ऑफ द सेम टेन्योर एंड डेट, यानी कि दूसरी और तीसरी कॉपी है उसमें भी सेम अमाउंट, सेम टेन्योर है, सेम टाइम है, मतलब वो अलग नहीं हो सकता है कि आप पहली में तो आप न्यू दिल्ली 31 जनवरी डाल रहे हो, दूसरी में आप कुछ और डेट डाल रहे हो या कहीं किसी और के साइन, ऐसा नहीं होगा, सेम ही होना चाहिए। और अनपेड का मतलब अभी तक पे नहीं किया है। पे टू जो भी पर्सन का नाम, बैंक है या पर्सन का नाम है, और ऑर्डर का मतलब उसके कहने पर आप किसी और को भी दे सकते हैं। द सम ऑफ 500 पाउंड्स ओनली, तो 500 पाउंड्स जो हैं वो आपके ऊपर भी रखे हुए हैं और नीचे भी हैं, तो 2 जगह अमाउंट की एंट्री होगी, एक बार वर्ड्स में एक बार डिजिट्स में, नंबर्स में, फॉर वैल्यू रिसीव। तो ये हो गया क्रेडिटर का नाम, और ये हम जिसको भेज रहे हैं जर्मनी में है वो पर्सन, वो कंपनी, वो है हमारा डेटर। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये हम फॉरेन बिल का स्पेसिमेन देख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। अभी मैंने आपको बताया फॉरेन बिल की 3 कॉपी रेडी होती हैं, इनलैंड बिल की 1 कॉपी रेडी होती है। इनलैंड बिल में दोनों पर्सन सेम कंट्री के हैं, फॉरेन बिल में दोनों पर्सन अलग अलग कंट्री में रहते हैं। और एक और डिफरेंस भी है कि इनलैंड बिल पर 1 स्टैंप लगाई जाती है, फॉरेन बिल पर 2 स्टैंप लगाई जाती है, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ की लगाई जाती है। और इनलैंड बिल उस लैंग्वेज में लिखा जाता है
ऑब्वियसली एक ही कंट्री में है तो वहाँ की जो भी लैंग्वेज होगी जो उस कंट्री की वहाँ उसमें लिखा जाएगा। अब फॉरेन बिल ये है इंग्लिश में लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए उसके लिए कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंस इनलैंड और फॉरेन बिल के बीच में। बहुत सिंपल है। इसके अलावा भी बहुत तरह के बिल्स और भी हैं, जैसे हमने प्लेस के बेस पे इसको डिफ़ाइन किया। सिमिलरली एक और बिल है, जैसे उसे कहेंगे एकोमोडेशन बिल। तो एकोमोडेशन के साथ आप एक ट्रेड बिल भी और लगा सकते हो। इसने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एकोमोडेशन का एक तरीके से उल्टा है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल नॉर्मली जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही तो आप का लेना देना हो रहा है ना, तो जब जो भी उधार है, उधार के लिए तो लिखा जा रहा है ना कि क्रेडिट पर आपने सामान लिया या दिया, तो उसके लिए बिल लिखा जाता है, मतलब ट्रेडिंग हुई है गुड्स और सर्विसेज की। एकोमोडेशन बिल में किसी को अकोमोडेट कर रहे हो, किसी को हेल्प करने के लिए जब बिल लिखा जाता है, उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को हेल्प करने के लिए इस तरीके के बिल लिखे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो ज़रूरी नहीं है, एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों की भी हेल्प के लिए किया जा सकता है। ऐसे बिल्स को एकोमोडेशन बिल कहेंगे जो हेल्प के लिए, फंड्स रेज करने के लिए लिखे जाते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ट्रेड बिल, जो व्यापारिक व्यवहार को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी कि ट्रेडिंग के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा फिर अगला बिल आ रहा है इनकोएट बिल। इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट बिल। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कैसे होगा कि आप बिल लिखा जिस पर्सन ने, उसके ऊपर अपने साइन किए, स्टैम्प लगवाई और डिलीवर कर दिया दूसरे पर्सन को, और बाकी की जो डिटेल है वो दूसरा पर्सन भरेगा। तो जब आप एक अधूरा बिल किसी को देते हैं और उसके ऊपर ये बात छोड़ देते हैं कि वो बाकी की डिटेल वो खुद भर देगा, यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी है कि आप जिसको दे रहे हैं डेफिनेटली आपका ट्रस्ट है, क्योंकि आपको ये भी है कि वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना भर दे जिसमें आपको भी कल को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू भी रहता है यहाँ पे। तो इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि कंप्लीट किसी और पर्सन ने करना है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली साइन करने वाला पर्सन ही उसके लिए लायबल रहेगा। साइन जिसने कर दिए हैं तो डेफिनेटली ऊपर आपने ब्लैंक छोड़कर अगर आप साइन करके किसी को दे रहे हो तो जो भी उसमें वो अमाउंट है या डेट है कुछ भी मेंशन करेगा उसमें। वैसे तो इसमें क्या होता है कि आप साइन करते हो, स्टैम्प करते हो, डिलीवर कर देते हो, तो आपने डेट छोड़ दिया, आपने अमाउंट छोड़ दिया, और भी कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें स्टेटमेंट भी आपने नहीं लिखी, तो जो भी वो सामने वाला पर्सन लिखेगा वो उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। अनडेटेड बिल, इसमें सिर्फ ये है कि बिल पर डेट नहीं डाली है। अब डेट क्यों नहीं डाली है उसका, अब अच्छा एक सेकेंड, अब इनकोएट बिल का दूसरा रिवर्स में मैं कह सकती हूँ कंप्लीट बिल। एक था कंप्लीट बिल और एक है इनकम्प्लीट बिल। तो आप एक एक चीज़ अपनी तरफ से बढ़ाते जाइए। जैसे पहला था प्लेस के बेस पर इनलैंड और फॉरेन बिल, ठीक हो गया था। दूसरा था एकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल, तो ये दो पार्ट हो गए ना। तीसरा है इनकोएट बिल और कंप्लीट बिल। तो कंप्लीट बिल जिसमें आप सब कुछ कंप्लीट करके ही सामने वाले को देते हैं, इसमें आप अधूरी चीज़ दे रहे हैं, और कंप्लीट कौन कर रहा है, वो कर रहा है। फिर है अनडेटेड बिल और फिर डेटेड बिल कह सकते हो कि जिस पर डेट डली हुई है वो डेटेड बिल है, जिस पर डेट नहीं डली हुई है वो अनडेटेड बिल है। ठीक है, अच्छा डेट का भी सीन ये रहता है कि अगर मान लीजिए आपका बिल ऑन डिमांड है तो डेट छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जिस दिन वो प्रेजेंट किया जाएगा उसी दिन पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बिल ऑन आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड मैच्योर होने वाला है, तो वो पीरियड का जो काउंटिंग है वो उस डेट से करेंगे जो डेट हमने बिल में मेंशन की होगी। तो डेटेड बिल में डेट मेंशन की जाती है और वहाँ से मैच्योरिटी डेट जो है वो काउंट होती है। ठीक है, और अनडेटेड बिल में बिल जो डेट नहीं डाली जाती। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है आप डेट छोड़ के सामने वाले को बिल दे रहे हैं। आपने जैसे ऊपर देखा ना इनकोएट बिल में इनकम्प्लीट दिया, तो अभी अनडेटेड में हो सकता है कि डेट का कॉलम आपने ब्लैंक छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उसको दे दी और डेट वो फिल करेगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जो डेट फिल की जाएगी वो चाहे रॉन्ग भी हो तो भी वो ही मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, दोनों बात आप इसमें कर सकते हो। एक तो ये भी कर सकते हो कि डेट नहीं भी डालेंगे तो भी, और अगर डेट हमने छोड़कर सामने वाले पर बात कर दी कि भाई आप डेट को फिल करो, वो बात भी सही इसमें सेट हो सकती है।
फिर आ जाता है एम्बिग्यूस बिल। एम्बिग्यूस मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, थोड़ा डाउटफुल है। अब डाउटफुल कैसे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट जो राइट किया जा रहा है रिटर्न में है, जो इज़ रिटन इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी क्लासीफाइड। अब ये प्रोमाइजरी नोट भी बन सकता है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी बन सकता है। ऐसे कैसे, अब मान लीजिए जहाँ पर ड्रॉर और ड्रॉई सेम पर्सन है, ऐसा कभी हुआ है कि ड्रॉर और ड्रॉई सेम पर्सन है? देखो क्या होता है कि प्रोमाइजरी नोट कौन लिखता है, प्रोमाइजरी नोट लिखता है लिखने वाले को तो ड्रॉर ही कहेंगे ना, चाहे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहे हैं तब भी आप ड्रॉर हो, प्रोमाइजरी नोट आप लिख रहे हो तब भी आप ड्रॉर हो। तो ड्रॉर का मतलब यहाँ पर हम प्रोमाइजरी नोट के केस में हम उसको मेकर वर्ड बोलते हैं, ज़्यादातर हम मेकर यूज़ करते हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हम उसका नाम ड्रॉर रखते हैं। ड्रॉर वो जो डिमांड कर रहा है एक तरीके से पैसे की, और मेकर का मतलब एक तरीके से जो प्रोमाइज़र है, प्रोमिस कर रहा है जो, ठीक है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही पर्सन है जिसने मान लीजिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्रेडिटर बनकर लिख रहा है या डेटर बनकर लिख रहा है, तो वो लिखने वाले पे डिपेंड करता है, वो उसको जिस फॉर्म में लिखता है। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज चेंज होते ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज से प्रोमाइजरी नोट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर प्रोमाइजरी नोट से बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और डिपेंड करता है कि पर्सन की सिचुएशन क्या है, ठीक है। मान लो एक बार क्या हो, मान लो 1% जिसने बिल लिखना है वो माइनर है, 1% इनकम्पिटेंट है या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर उसका कौन पर्सन है, कौन लिख रहा है, उसके बिहाफ मान लीजिए एक इनकम्पिटेंट पर्सन है या कोई बीमार पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, उसके बिहाफ पर उसी का डेटर बिल लिख रहा है। डेटर समझते हैं ना, जिससे उसने पैसा लेना है, लिखना तो उस पर्सन को चाहिए ना जो इनकम्पिटेंट है, बट क्योंकि इनकम्पिटेंट इसलिए वो लिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि उसके बिहाफ पर उसका डेटर ही लिख रहा है, पर अब वो डेटर प्रोमाइजरी नोट लिख रहा है, डेटर बनकर तो लिखेगा तो प्रोमाइजरी नोट लिखेगा, और अगर उसके बिहाफ पर लिख रहा है तो ड्रॉर बनकर लिखेगा। ड्रॉर का मतलब यहाँ पर ड्रॉर का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिख रहा है, यानी कि वो इनकम्पिटेंट पर्सन के बिहाफ पर लिख रहा है तो क्रेडिटर बनकर लिख रहा है, और अपने बिहाफ पर लिख रहा है तो डेटर बनकर लिख रहा है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन है, इसीलिए हम कहते हैं अरे बड़ा क्लीन, मतलब इसका समझ कंफ्यूजिंग सा है, कुछ डाउटफुल सा है। तो एक क्लैरिटी जब नहीं होती ना कि ये बिल को हम प्रोमाइजरी नोट माने या बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने, तो वो तो एक है कि जब उसकी वर्डिंग सामने आती है तो जिस तरीके से लिखी जाती है उसके बाद वो क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल होता है जो ड्रॉर जिसमें है या ड्रॉई है या जो पेई है, वो एक फिक्टिशियस पर्सन है। फिक्टिशियस पर्सन कृत्रिम व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, जो या तो अलाइव ही नहीं है या फिर इंग्लिश एक्ट के हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसमें से कोई भी एक पार्टी अगर फिक्टिशियस पर्सन है, तो ऐसा जो बिल है वो एनफोर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पक्षकार ड्रॉयर, ड्रॉई या पेई, ड्रॉर मतलब लिखने वाला, ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर लिखा जाता है, और पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलनी है, अगर इनमें से कोई भी पर्सन फिक्टिशियस है तो वो बिल एनफोर्सिबल नहीं है। लेकिन एक बात और कह रहे हैं, लेकिन इसमें राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स आर प्रोटेक्टेड। होल्डर इन ड्यू कोर्स है अल्टीमेट जिसको पेमेंट मिलनी है, फाइनली होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में और डिटेल हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि फिक्टिशियस बिल कोई भी पार्टी अगर फिक्टिशियस है देन ऐसा बिल एनफोर्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ये कैसे रहेंगे ये बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल आप उसको सिर्फ इतने ही सीमित रखिए। डॉक्यूमेंट्री बिल की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब है ऐसे बिल जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए हैं, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज आपने लिखा एक पर्सन पे और साथ में उसको आपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी गुड्स की ट्रेडिंग हुई है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है उसके दौरान जो भी
डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के तैयार होते हैं, उसमें बिल ऑफ लेडिंग होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इनवॉइस होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी जब आप साथ में दे देते हो तो उसे बोल देंगे डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये दो टाइप के होते हैं, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। एक होते हैं अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है, और एक होता है अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जब कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज भेजेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद हम उसकी पेमेंट लेंगे, देन हम उसको गुड्स देंगे। ये एक सीक्वेंस होती है। और एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, तो उसमें जब हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो पेमेंट करेगा, देन हम उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे, देन हम उसको गुड्स प्रोवाइड करेंगे। सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो दो तरीके के डॉक्यूमेंट्री बिल होते हैं, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड अगेंस्ट पेमेंट। जिसमें पहले पेमेंट रखी जाए उसमें अगेंस्ट पेमेंट हो गया, और जिसमें एक्सेप्टेंस हो तो पहले एक्सेप्टेंस होनी है और उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ बैंकर्स ड्राफ्ट। बैंकर्स ड्राफ्ट जिसमें बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा है। बैंक अपनी ही ब्रांच को कह रहा है टू पे ए स्पेसिफिक सम। तो यहाँ पर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को नहीं कह रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक को, अपनी ब्रांच को एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को देने के लिए कह रहा है। मतलब ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक बैंक दूसरे बैंक या ब्रांच पर लिखता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज के थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।